खटीमा गोलीकांड की 30वीं बरसी आज सीएम धामी ने दी राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि। कहा, राज्य आंदोलनकारियों के सपने के अनुसार सरकार कर रही कार्य। देहरादून के आरआईएमसी पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। पौधारोपण के बाद कैडेट्स को किया संबोधित। कहा, जिंदगी की जंग लड़ने के लिए खुद में साहस और ज्ञान विकसित करें। गैरसैंण में स्वाभिमान महारैली, मूल निवास और भू कानून को लेकर गरजे हजारों लोग। जमकर की नारेबाजी और प्रदर्शन। सोशल मीडिया पर फॉलोइंग बढ़ाने के लिए ब्लॉगरों की बेलगाम हरकतें। हरिद्वार पुलिस ने दी सख्त कार्रवाई की चेतावनी। कहा, कानून को हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। देवभूमि लाइव देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने गृह क्षेत्र खटीमा पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद स्मारक पहुंचकर उत्तराखंड राज्य स्थापना के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि 1 सितंबर 1994 को खटीमा में उत्तराखंड राज्य की मांग कर रहे राज्य आंदोलनकारियों पर पुलिस ने बर्बरतापूर्वक गोलियां चलाई थी, जिसमें 7 राज्य आंदोलनकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। आज का दिन मेरे लिए भी बहुत भावुक क्षण है, इसलिए इस अवसर पर बहुत अधिक न कहते हुए मैं एक बार खटीमा गोलीकांड के सभी बलिदानियों को मैं श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और यही कहना चाहता हूं कि जब तक हम उन आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड नहीं बना देते, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और जो हमारा विकल्प रहित संकल्प है, उस विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने के लिए, प्रदेश की उन्नति के लिए एक एक क्षण और एक एक पल लगाएंगे। जिला अस्पताल बागेश्वर से डॉक्टरों के तबादलों पर राजनीति गर्म है। सड़क पर प्रदर्शन कर रही कांग्रेस पार्टी के आरोपों पर सीएमओ बागेश्वर आदित्य तिवारी ने प्रेस वार्ता कर अपना पक्ष रखा है। सीएमओ बागेश्वर ने कहा कि जिला अस्पताल बागेश्वर से तबादला होना विभागीय प्रक्रिया है। वर्तमान में जिला अस्पताल में डॉक्टरों की संख्या पूर्ण है। तबादलों के बाद भी व्यवस्था सुचारू रूप से चलाई जा रही है। बागेश्वर में सभी डॉक्टर ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे हैं। के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता। मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि मरीज के हित में सारे कार्य किए जा रहे हैं। किसी भी विशेषज्ञता का डॉक्टर जो हमारे पास प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है, वो है, उपस्थित है। 3 डॉक्टरों के स्थानांतरण हुए, उसमें जो है डॉक्टर वीके टमटा का चार्ज डॉक्टर त्रिपाठी ने ले लिया है। तो सीएमएस का कार्य तो एज यूजुअल चल रहा है। अब बात आती है जो बाल रोग विशेषज्ञ, तो बाल रोग विशेषज्ञ की जगह भी हमारे पास बाल रोग विशेषज्ञ है वहाँ पे। तो अभी तो ऐसी कोई परेशानी है नहीं। मेरा भरसक प्रयास रहेगा कि मैं पूरी ईमानदारी से कार्य करूं, कर्तव्यनिष्ठ रहूं, अपने कर्तव्य जिस कार्य के लिए मुझे भेजा गया है उसको अच्छी तरह से निभाऊं, जिससे मेरा जिला आगे बढ़े, मेरा प्रदेश आगे। हरिद्वार में सोशल मीडिया पर फॉलोइंग बढ़ाने के लिए कुछ ब्लॉगर बेलगाम होकर कानून हाथ में लेने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। ब्लॉगर समाज सेवा और गैर कानूनी गतिविधियों पर रोक लगाने के नाम पर खुद ही कैमरा लेकर न सिर्फ छापेमारी कर रहे हैं, बल्कि लोगों से मारपीट तक कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लाइक बढ़ाने के लिए ब्लॉगर संवेदनशील चीजों को भी लाइव दिखा रहे हैं। पुलिस द्वारा ऐसे ब्लॉगरों पर कार्रवाई न करना इन ब्लॉगरों के हौसले बुलंद कर रही है। हालांकि इस बारे में पूछे जाने पर हरिद्वार के एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने कहा कि ऐसे ब्लॉगरों पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। साथ ये हिदायत भी दी कि अपनी सीमा में रहकर ही सभी को सोशल मीडिया उपयोग करने का अधिकार है। कानून को हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल इसमें कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर ऐसा कोई मामला संज्ञान में आया है तो आप तत्काल पुलिस को इस संबंध में अवगत कराएंगे, और अगर किसी के द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है, पुलिस इसमें तत्काल कार्रवाई करते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई। सोशल मीडिया के संबंध में ऑलरेडी गाइडलाइंस बनी हुई हैं, और किसी भी व्यक्ति को जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का यूज़ करता है उसको दूसरे की जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है या दूसरे की जो स्वतंत्रता है उसको भी ध्यान में रख के उस पर कार्रवाई करना होगा। और अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
चंपावत जिले के मरीजों को अब सिटी स्कैन के लिए इधर उधर भाग दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिला अस्पताल चंपावत में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए 5,18,68,000 रुपए की धनराशि से स्थापित सिटी स्कैन मशीन का दीप प्रज्वलित कर लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने जिला अस्पताल में मरीजों से मिलकर उनका हाल जाना और जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। साथ ही मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदर्श जनपद बनने की दिशा में जिला चंपावत बढ़ रहा है। जनपद में सिटी स्कैन मशीन की सुविधा से एक और जहां मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया होंगी, वहीं आदर्श जनपद चंपावत की परिकल्पना भी एक कदम और अग्रसित होगी। अभी आदर्श चंपावत, आदर्श उत्तराखंड की जो हमारी परिकल्पना है, उस परिकल्पना को लेकर जहाँ यहाँ साइंस सिटी बन रही है, अनेक सीमांत क्षेत्रों में जो विकास के काम हो रहे हैं, चाहे वो सड़क के हों, चाहे हमारी पार्किंग के हों, सौंदर्यीकरण के हों या अवस्थापना सुविधाएं हों, उन सभी पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाएं भी हमारी प्राथमिकता में हैं। आज यहाँ पर सिटी स्कैन भी विधिवत रूप से प्रारंभ हो गया है। आने वाले समय में हमारा यहाँ क्रिटिकल केयर ब्लॉक भी बन रहा है, वो भी निर्माणाधीन है, जल्दी बन जाएगा। तो आने वाले समय में MRI की सुविधा भी हो जाएगी। हमारा प्रयास है कि डॉक्टर भी पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर आ जाएं। जैसे जैसे उपलब्धता होगी, यहाँ डॉक्टर को भी पर्याप्त संख्या में यहाँ भेजने का काम होगा कि सीमांत क्षेत्र चंपावत के लोगों को अपने इलाज के लिए बहुत परेशान न होना पड़े, उनको सुविधाएं यहीं पर मिले, उसके सब प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोरलचौड़ मार्ग चंपावत में मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। साथ ही वरिष्ठ जन और जनमानस से भेंट वार्ता कर उनसे संवाद भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग के निरीक्षक भवन चंपावत के प्रथम तल पर सभागार और कक्ष गार्डरूम निर्माण कार्य का लोकार्पण भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों से मुलाकात कर लोगों की समस्याएं सुनी और इस समस्याओं के जल्द समाधान के लिए अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। बागेश्वर जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था राम भरोसे चल रही है। नए CMO आदित्य तिवारी द्वारा जिले का कार्यभार ग्रहण करने के बाद भी जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था पटरी में नहीं आ सकी। जिला अस्पताल बागेश्वर के डॉक्टरों के इकट्ठा तबादलों से आक्रोशित होकर कांग्रेस पार्टी ने जिला अस्पताल में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता ललित का कहना है कि बागेश्वर के ग्रामीण इलाकों में पहले से ही स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल है। डॉक्टरों की कमी से बागेश्वर जिला जूझ रहा है। डॉक्टरों को पहाड़ी इलाके में भेजने के बजाय प्रदेश सरकार ने बागेश्वर में तैनात चिकित्सकों को मैदानी क्षेत्रों में भेज दिया है। बागेश्वर जिले के ग्रामीण तबका डॉक्टरों के बिना पहाड़ी जिलों में जीने को मजबूर है। बागेश्वर जिले में भाजपा के 2 विधायक होने के बाद भी बागेश्वर वासियों को इलाज के लिए मैदानी जनपदों में दौड़ लगानी पड़ रही है और एक तरफ डॉक्टर पहाड़ चढ़ना नहीं चाहते हैं, दूसरी ओर बागेश्वर के पहाड़ी जिलों में सेवा दे रहे डॉक्टरों को मैदानी जिलों में भेजा जा रहा है। जिला प्रशासन को कई बार और स्वास्थ्य विभाग के जिला CMO को भी कई बार अवगत कराया गया कि भाई यहाँ के डॉक्टरों का स्थानांतरण ना करा जाए बगैर रिलीवर के, और उसके बावजूद भी जिला स्वास्थ्य विभाग ने जो है बड़ी तत्परता से डॉक्टरों को यहाँ से रिलीव कर दिया गया और अभी तक उन डॉक्टरों के स्थान पर कोई भी रिलीवर यहाँ पर नहीं पहुँचा, कोई भी डॉक्टर यहाँ पर नहीं पहुँचा, जिसकी वजह से हमारे जिला अस्पताल में बहुत सारे तीमारदारों को, बहुत सारे मरीजों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। बाहर जाकर ऊंचे दरों पर दवाइयाँ खरीदनी पड़ रही, ऊंचे दामों पर अपना इलाज करवाना पड़ रहा। सरकारी स्कूलों में चल रहे PM पोषण कार्यक्रम के तहत बनाए जाने वाले भोजन की स्वच्छता को लेकर देहरादून के निजी होटल में मानक मंथन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को दिए जा रहे भोजन की गुणवत्ता में सुधार और उसमें पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाने को लेकर रहा। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और इस दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे विभागों के साथ भोजन की गुणवत्ता बढ़ाने को लेकर गहन मंथन किया गया। डायरेक्टर एंड हेड ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड उत्तराखंड सौरभ तिवारी ने बताया कि भोजन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए हर मुमकिन प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही इस योजना को धरातल पर जल्द उतारने का काम किया जाएगा। आज का जो कार्यक्रम है भारतीय मानक ब्यूरो, शिक्षा विभाग और खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन, हम तीनों का जॉइंट एफर्ट से ये एक इवेंट फॉर्मेट में आया है।
और इस इवेंट में एजुकेशन डिपार्टमेंट के जितने भी ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ मिड डे मील सर्व किया जाता है, उनके प्रिंसिपल्स, भोजन माताएं और एफडीए के ऑफिशियल्स हैं और बीआईएस के जो स्टैंडर्ड मेकिंग बॉडी के ऑफिसर्स के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा पूरे राज्य से जो मिड डे मील कार्य योजना को देखते हैं जनपद स्तर पर, ब्लॉक लेवल पे, उन लोगों ने भी वर्चुअली उसको ज्वाइन किया हुआ है और एफडीए के ऑफिसर्स भी वर्चुअली ज्वाइन किए हुए हैं जो जनपदों में। भारतीय मानक ब्यूरो, खाद्य सुरक्षा एवं औषध प्रशासन तथा शिक्षा विभाग और मिलकर के इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। और जो खाद्य सुरक्षा है उसके लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और भोजन की गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए, उसको मेंटेन कैसे किया जाए, भोजन पकाते समय क्या क्या सावधानियां बरतें और किस तरह का भोजन बनाएं ताकि हमारे बच्चों को उचित पोषण मिल सके, उसको लेकर के वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। देखिए, भारतीय मानक ब्यूरो संपूर्ण देश में गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए सतत प्रयासरत है और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए एक हमने मानक मंथन श्रृंखला आयोजित की है, जिसमें कि हम किसी एक तकनीकी विषय पर जो भी उसके हितधारक हैं उनको बुलाते हैं और उनसे विचार विमर्श और उनको विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ देते हैं। आज का जो विषय है वो मिड डे मील में जो क्वालिटी होनी चाहिए, जो स्कूल में बच्चों को जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ जो हम बात करते हैं वो मिलनी चाहिए, उसके लिए आज हमने प्रयास किया है। और प्रयास यह भी रहेगा कि प्रत्येक जो प्रदेश में हमारे सरकारी स्कूल्स हैं जहाँ पर कि मिड डे मील योजना जो कि अब प्रधानमंत्री पोषण योजना कहलाती है चल रही है, उसमें इसको अनिवार्य किया जाए। डेंगू की रोकथाम के लिए एनएचएम के साथ मिलकर देहरादून नगर निगम के अंतर्गत 100 वार्डों के लिए एक कुल 100 वॉलंटियर की नियुक्ति हुई है, जो प्रत्येक वार्ड में नगर निगम की टीम और आशा कार्यकर्तियों के साथ जाकर डेंगू के लार्वा को नष्ट करने का काम करेंगे। इस बात को लेकर देहरादून के मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने कहा कि 100 वॉलंटियर आशा कार्यकर्तियों के साथ घर घर भ्रमण कर लार्वा की पहचान कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके अलावा या वॉलंटियर सोर्स रिडक्शन का कार्य भी कर रहे हैं ताकि लार्वा को उसी समय खत्म किया जाए। के अंतर्गत स्वास्थ्य अनुभाग से 100 वॉलंटियर्स रखे गए थे, जिनकी ट्रेनिंग जो है एसीएमओ साहब के द्वारा जो है और वहाँ पे एपिडेमियोलॉजिस्ट महोदय के द्वारा जो है दी गई है। और ये लोग प्रत्येक एक वार्ड में एक जो हमारे वॉलंटियर है उसकी नियुक्ति उनके द्वारा की गई। ये लोग आशा कार्यकर्ताओं के साथ घर घर भ्रमण करके जो है लार्वा की पहचान करते हुए सोर्स रिडक्शन का कार्य कर रहे हैं। और लगभग इनका जो है प्रति माह जो इनका मानदेय है वो 685 रुपये के आसपास निर्धारित हुआ है। ऐसा जो है स्वास्थ्य अनुभाग द्वारा अवगत कराया गया था। हल्द्वानी पुलिस ने स्मैक तस्करी मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि एनडीपीएस एक्ट के तहत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही कब्जे से करीब 53.4 ग्राम स्मैक जब्त किया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि तस्कर नशे का पदार्थ बेचने गैस गोदाम रोड के पास गए हैं, जिसके बाद पुलिस ने तस्करों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जिले की जो एनडीए पुलिस है उसके द्वारा जो हमारे सीओसीटी और एसपीसीटी के नेतृत्व में आज कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को बड़ी मात्रा में स्मैक के साथ बरामद, जिसमें एक अभियुक्त के कब्जे से 26 ग्राम और एक अभियुक्त के कब्जे से 27 ग्राम स्मैक की बरामद। ये जो दोनों अभियुक्त है ये उत्तर प्रदेश के बरेली से स्मैक लाके और हल्द्वानी क्षेत्र में बेचने। खबर उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां राज्य आंदोलनकारियों ने तहसील का घेराव किया। आपको बता दें कि खटीमा तहसील स्तर पर चिन्हित कर परिचय पत्र दिलाए जाने को लेकर धरना दिया गया। दरअसल जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला चिन्हीकरण समिति के द्वारा 950 व्यक्तियों की सूची प्रेषित की गई थी, जिसमें से मात्र 708 का चिन्हीकरण कर बाकी 242 व्यक्तियों को छोड़ दिया गया। वहीं छोड़ने का कोई ठोस कारण नहीं था, जिसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं मौके पर पहुंचे क्षेत्रीय विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने लोगों को आश्वासन दिया। जिस तर्ज पर पहले खटीमा में चिन्हीकरण हुआ है उसी तर्ज पर एलआईओ की रिपोर्ट के आधार पर 254 जो ये आंदोलनकारी थी इनकी भी रिपोर्ट है। तो हमने कई बार जिलाधिकारी से भी मुलाकात करी है, कई बार राजापुरी से भी मुलाकात के लिए समय लिया था और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आंदोलनकारी जो है कई बार मुलाकात कर चुके हैं। विधानसभा के पहले सत्र में 2022 में तब भी मैंने ये मामला उठाया था, तो उसका ग्राउंड सेम है। तो उन 254 लोगों को भी जो है चिन्हित किया जाना चाहिए। उत्तराखंड में बढ़ते महिला अपराधों के विरोध में कांग्रेस ने हल्द्वानी में प्रदर्शन किया। साथ ही प्रदेश सरकार का पुतला फूंकते हुए बुद्ध पार्क से लेकर एसडीएम कोर्ट तक पैदल मार्च निकाला। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी
प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अपराधों पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रही है। प्रदेश में नियम कानून व्यवस्था जैसी कोई चीज नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि सरकार अपराधों पर अंकुश नहीं लगा सकती है तो मुख्यमंत्री को अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है और उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। तरह से लगातार हमारे देश में और प्रदेश में महिला अपराध बढ़ते जा रहे हैं, उसके लिए आज कांग्रेस के सभी हमारे पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पहले पुतला दहन किया है बुद्ध पार्क में और उसके बाद एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन दिया गया है कि जिस तरह सरकार इतने अपराध के बावजूद भी सरकार की पूर्ण तरह से निष्क्रियता दिखाई दे रही है इतने मामलों में, तो सरकार चुप क्यों है? आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, बेटियों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, महिलाओं को सक्षम बनाने की बात करते हैं, लेकिन आज लग रहा है कि ये सिर्फ बातों तक ही सीमित है, ये धरातल पे नहीं मौजूद है। क्योंकि जिस तरह से महिला अपराध बढ़ रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी चुप हैं, मुख्यमंत्री जी चुप हैं, तो ऐसा क्यों है? क्यों अब अंकिता भंडारी को आज तक न्याय नहीं दिला पाए? और रुद्रपुर में आप महिला के साथ आप देखिए सेम कोलकाता जैसा प्रकरण हुआ। अभी पिछले बीते एक हफ्ते से आए दिन छोटी छोटी बच्चों के साथ बेताल घाट में और हमारे यहाँ लोकल में भी एक केस आया है। परसों जो रात को एक केस आया है जिस तरह से लड़कों ने छेड़खानी की लड़कियों के साथ। तो ये हिम्मत बढ़ रही है लड़कों की सिर्फ इसलिए क्योंकि सरकार चुप है, शासन चुप है। जब अगर आगे आके सरकार एक ठोस कदम निकालेगी महिला अपराध के खिलाफ, तो मुझे लगता है कि ये सभी जो बढ़ते अपराध है वो कम होंगे और उसी लिए आज हम यहाँ पर सब एकत्रित हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासन में इस देश के अंदर हमारी बहनें बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और उन पर बलात्कार के केस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। चाहे कलकत्ता हो, चाहे हमारे देवभूमि उत्तराखंड हो, पूरा देश कहीं पर छूटा नहीं है। यहाँ तक की खबर तो यह है कि 1 मिनट में जो है 15 केस हो रहे हैं। ये आप ही लोगों की खबर है। तो इस तरह का अत्याचार जब बहनों पर हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल मौन खड़ी हुई है, जरा कल्पना करिए हमारे देहरादून आईएसबीटी में जो घटना हुई उसमें जिस तरह से रोडवेज के ही परिवहन विभाग के ही 5 कर्मचारी लिप्त पाए गए हैं और आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस कार्यक्रम को बढ़ाना चाहती है देश के अंदर, वो महिलाओं की रक्षा करना नहीं चाहती है। 2 सितंबर को केंद्रीय स्तर पर भाजपा सदस्यता अभियान की शुरुआत करने जा रही है। साथ ही 3 सितंबर को उत्तराखंड में कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया जाएगा, जिसको लेकर भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान से खास बातचीत की संवाददाता विनय सूद ने। हमारे साथ हैं भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान जी, इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया 24 में। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि भाजपा जो है सदस्यता अभियान चलाने जा रही है, क्या कुछ विशेष इस दौरान इसमें रहने वाला है? भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस समय, क्योंकि एक सीमित समय के बाद भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता अभियान चलाया जाता है और उस समय क्योंकि सभी को दोबारा सदस्य बनना होता है, उसमें चाहे कोई हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, सभी को दोबारा अपनी सदस्यता ग्रहण करनी होती है। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे देश भर में संगठन पर्व के रूप में इस सदस्यता महाअभियान को चलाया जा रहा है और इसी के तहत हमारे प्रदेश में भी बूथ स्तर तक ये कार्यक्रम आयोजित होने वाला है। और इसके लिए अभी तक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हमारे जो प्रदेश के कार्यशालाएं, जो प्रशिक्षण इसमें दिया गया है पहले उसमें, तो 21 अगस्त को सभी हमारे प्रदेश भर के जो हमारे पदाधिकारी हैं, हमारे सांसद हैं, विधायक हैं, हमारे अन्य जनप्रतिनिधि हैं, सब जिलाध्यक्ष हैं, सभी को उसमें प्रशिक्षित किया गया है। और इसके बाद इसको जिला स्तर और जो हमारे 270 बीजेपी के मंडल हैं, उन मंडलों में भी इसका प्रशिक्षण का कार्यक्रम कर लिया गया है। इसके बाद हमारे जो 7 मोर्चे भारतीय जनता पार्टी के हैं, 7 मोर्चों की प्रदेश की कार्यशाला भी और अब जिलों में भी उसकी कार्यशालाएं का कार्यक्रम चल रहा है। और 2 अगस्त को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जगत प्रकाश नड्डा जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराएंगे और इसी के तहत 3 सितंबर से पूरे देश भर में सभी राज्यों में इस सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा। और उत्तराखंड में भी 3 सितंबर को हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय
महेंद्र भट्ट जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराएंगे और तत्पश्चात आगे अन्य सभी क्षेत्रों में जनप्रतिनिधियों को, पदाधिकारियों का भी ये क्रम जारी रहेगा। यहाँ पर कितने लोगों को जोड़ने का जो है लक्ष्य इस दौरान इसमें रखा गया है? भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो हमारी पिछली सदस्यता रही है उसको 10% उसको बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन हमारे प्रदेश के आदरणीय अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी के द्वारा पूरे प्रदेश भर में, क्योंकि हमारे उत्तराखंड राज्य में बहुत ही प्रचंड बहुमत उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है और जितना वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है उतना ही उन सभी को जितना समर्थन मिला है, समर्थकों को बीजेपी से जोड़ने का एक लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए सभी जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले समर्थक हैं उनको भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराने का लक्ष्य रखा गया है। ये थे हमारे साथ भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान जी, जिनका साफ कहना है कि उत्तराखंड में धामी सरकार लगातार विकास कार्य तो कर ही रही है, वहीं विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष जो है मुद्दा विहीन है और उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। देहरादून से IND24 के लिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।